उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम रिवाइज करेंगे वो है आपका ओजोन डिप्लीशन। देखो इसमें मैं वर्ड टू वर्ड नहीं कराऊंगी, ठीक है। फैक्ट्स वगैरह वो आप खुद पढ़ सकते हैं, इम्पैक्ट्स आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ कंसेप्ट कराऊंगी कि ओजोन डिप्लीशन में कौन कौन से कंसेप्ट है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मुझे कराना है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसका जो फ्रेमवर्क रहेगा वो क्या बनाना आपको कि ओजोन क्या है, ओजोन की क्या सिग्निफिकेंस है, ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन के सब्सटेंस कौन कौन से हैं, उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज और क्या सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो है फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओजोन क्या है। देखो हमें पता है कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर क्या है, एक गैसेस का गोला है जिसने अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ये जो गैसेस का गोला है इसकी अलग अलग लेयर्स बन जाती है, ठीक है। अलग अलग लेयर्स हैं इसकी, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने रखा है, ठीक है। वैसे तो इसको पूरा एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं, गैसेस का गोला है, बट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हाइट के साथ कैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है उसके हिसाब से हमने इसमें अलग अलग लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अर्थ के 13 किलोमीटर तक एवरेज जो डिस्टेंस है, हालांकि पोल्स पे और आपका इक्वेटर पे थोड़ा वेरी करता है, बट एवरेज जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से और 13 किलोमीटर तक की हाइट का डिस्टेंस तक का जो एरिया है ये सारा आपका क्या है, ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके ऊपर जब 50 किलोमीटर तक आप राइज करेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका 80 किलोमीटर तक क्या है, ये आपका है मेसोस्फेयर, और उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, थर्मोस्फेयर, और उसके बाद आपका स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। जो हमें ओजोन लेयर देखनी है वो आपकी बेसिकली इस स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी इस 50 किलोमीटर तक की रेंज में आपको मिलती है, ठीक है। और मेनली जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे है, इसकी 20 to 30 किलोमीटर पे इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो आपको चारों तरफ से जो लेयर ऑफ ओजोन जिसने आपको घेर रखा है, अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी ओजोन लेयर। और ये कहाँ मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर या फिर ओजोनोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, देखो जो आपकी ओजोन है, हमने समझ लिया कि ओजोन क्या है। उसके बाद ओजोन कहाँ मिलती है, हमने समझ लिया स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलती है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलती है, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बोलते हैं। जो आपकी ओजोन है ना, जो आपकी ओजोन गैस है, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर में भी, यानी धरती के पास में भी मिलती है, और धरती से जब हम और ऊपर जाते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में तो वहाँ पे भी मिलती है। बट जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन मिलती है ये आपकी 10% होती है और 90% आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये जो ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन होती है ये हार्मफुल होती है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती, बट स्ट्रेटोस्फेयर में ये एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड हमारी जो है वो काम करती है। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन है वो अच्छी है, गुड ओजोन उसको बोलते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन के कण है वो आपकी क्या है, वो बैड ओजोन में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ओजोन क्या है समझ आ गया। अब ओजोन की क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो ओजोन है वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, ठीक है। ये आपको क्या करती है, देखो जो सूरज सन है, सन से पैकेट ऑफ एनर्जी आता है, जब आप उस पैकेट ऑफ एनर्जी को खोलते हो तो आपको अलग अलग बैंड्स की जो अलग अलग वेवलेंथ की जो लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें से जैसे आपकी गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज होते हैं, फिर यूवी रेज होती हैं, फिर आपकी विजिबल रेज होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, और जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, ये सारी पैकेट ऑफ एनर्जी आपकी सन से आती है, ठीक है। इसमें से जो यूवी रेज होते हैं, जो यूवी रेज होते हैं, ये यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। जो ए है ये आपकी क्या है, यूवी ए जो है ये गुड यूवी है, ठीक है, ये धरती तक आ जाती है। जो बी है, बी फॉर बैड, ये बैड यूवी है, इसी को जो है ये ओजोन लेयर इसको प्रोहिबिट कर देते हैं, इसको आने नहीं देती। यूवी सी जो है ये बहुत ही बुरी है, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में है तो इससे इतना खतरा नहीं है, और ये ओजोन इसको रोक लेती है, ठीक है। तो जो यूवी बी रेज है, वैसे तो यूवी रेज हम बोल सकते हैं, बट अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली आप जाओगे तो यूवी जो बी रेज है, जो बैड रेज है, जो भाई स्किन के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन रेज को जो है ये ओजोन लेयर जो है वो धरती पे आने से रोकती है और ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, ठीक है। ये समझ आ गया, तो इसकी सिग्निफिकेंस अब हमें पता चल गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, देखो जो ओजोन लेयर है ना ये नेचुरली क्रिएट होती रहती है और डिस्ट्रक्ट होती रहती है, ठीक है। तो जो सन की प्रेजेंस है उसमें इसको सन की प्रेजेंस में क्रिएट भी होती रहती है और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन भी उसकी चलती रहती है। क्रिएट होना, डिस्ट्रक्शन होना, ये चलता रहता है,
ठीक है। बट फिर बाद में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि कुछ सब्सटेंसेस क्या आएंगे जब ये डिस्ट्रक्शन होगी इसकी, ओजोन के जो ओजोन जो है बेसिकली क्या है आपकी, ऑक्सीजन के 3 एटम्स को आप क्या बोलते हो, ओजोन बोलते हो, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक जो फॉर्म है ऑक्सीजन की उसको क्या बोलते हो आप, ओजोन बोलते हो। तो इसकी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन चलती रहती है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि इसकी वापस से क्रिएशन नहीं होने देते। सपोज ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलके ये आपकी क्या बन गई, ओजोन बन गई। उसके बाद ये फिर से डिस्ट्रक्ट होगी, फिर से ओजोन बनेगी, ये चलता रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ चले जाएं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, वो क्या होगा, इसकी वापस से क्रिएशन नहीं होने देंगे और इस रिएक्शन को चेंज कर देंगे, इस रिएक्शन को जो है हार्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना इसमें डिटेल में मत जाना, बस इतना समझ लो कि जो ओजोन की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है इस प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन क्रिएट नहीं हो पाती है, डिस्ट्रक्ट होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि ओजोन लेयर क्या है, कहाँ मिलती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस समझ आ गए कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारी इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, इस ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को, क्रिएशन को रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, ओजोन होल। ओजोन होल सिंपली क्या होता है कि जो सपोज आपकी ये अर्थ थी, ये अर्थ थी, अर्थ के चारों ओर जो आपकी ओजोन थी वो इतनी मोटी थी, ठीक है, इतनी मोटी थी। अब क्या हो गया, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ से सपोज कम हो गई। एक सेकेंड, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो आपकी ओजोन थी वो इतनी थिक थी, बट उसकी वजह से क्या रहा, यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो अब यहाँ पे थिन है, फिर यहाँ पे थोड़ी थिक है, फिर थिन है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ओजोन होल हो गया, यानी जो ओजोन की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई, ठीक है। और ये जो है ओजोन की कंसंट्रेशन कम होना ही क्या होता है, ओजोन होल की प्रोसेस है। ये आपकी सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स की टीम थी अंटार्कटिका में, उन्होंने ओजोन डिप्लीशन को जो है नोटिस किया था। उसके बाद बाकी फिर से डिस्कवरी करी गई और बहुत सारे जो कहाँ पे ये, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ओजोन होल है वो अंटार्कटिका में 1985 में डिस्कवर करा गया। उसके बाद आपकी एक मल्टीनेशनल बहुत सारी कंट्रीज़, पहले तो सिर्फ ब्रिटिशर्स की टीम थी, उसके बाद अलग अलग देशों की जो है टीम जाएगी, आपकी एक्सपीडिशन करेगी और पता लगाएगी कि हाँ ओजोन होल जैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स हैं, अपना पढ़ लेना। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है आपका ओजोन हेलो। देखो ओजोन होल के ऑपोजिट होता है ओजोन हेलो। जब ओजोन की कंसंट्रेशन जहाँ पे जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ओजोन हेलो का कंसेप्ट है, ठीक है। देखो किसी चीज़ की कमी और एक्सेस दोनों ही अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी इतनी अच्छी नहीं है कंडीशन और ये भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब तक हम क्या कर चुके हैं, आपकी ओजोन, अब तक हमने कर लिया ओजोन लेयर है, ये मेनली आपकी कंसंट्रेटेड होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में भी आपकी 20 to 30 या 15 to 30 के बीच में जो है आपकी ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, और ये बेसिकली 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। और ये UVB को जो है प्रोहिबिट करती है, आने से रोकती है, UVC को भी रोकती है, बट UVC इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं है, तो उसका ठीक है हो जाता है, UVB को रोकती है। उसके बाद आपकी जो ट्रोपोस्फेयर की हमने करा था कि ट्रोपोस्फेयर की जो ओजोन है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, बट जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली है वो अच्छी होती है। इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो डॉब्सन यूनिट में हम मेजर करते हैं, डॉब्सन यूनिट में, ठीक है। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो डॉब्सन यूनिट है, और कहते हैं कि अगर ये डॉब्सन यूनिट की वैल्यू 220 से रिड्यूस हो जाए, ठीक है, यानी 300 से अगर वो रिड्यूस कितनी हो जाए, 220 पे रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो गई है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है। और एक फैक्ट याद रखना, करना चाहो तो 10% अगर रिड्यूस होता आपकी ओजोन लेयर में, तो 20% इंक्रीज हो जाता आपकी UVB की प्रेजेंस में, ठीक है। जो UV रेज है उनमें 20% का इंक्रीज हो जाता है, वो 20% जो है इंक्रीज करके धरती पे पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्वियसली इसकी जो ओजोन की जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन चलती रहती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। उसके बाद आपकी इसके अंदर और क्या हो सकता है, ठीक है, हाँ, तो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर जो हमेशा इतनी ही थिक रहेगी, बट वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है, तो अगर वो डिप्लीट हो रहा है तो वो वापस में क्रिएट भी कर लेगा, तो वो मेंटेन रहता था। बट अब क्या है, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हमने इतने बढ़ा दिए उसकी वजह से क्या है, ये रिकवर नहीं करती,
ठीक है। हालांकि जितने इनिशिएटिव हमने लिए उसके बाद रिकवरी शो हो रही है, ठीक है, रिकवरी की लाइन पे है। उसके बाद आता है कि जो ओजोन है वो इसके कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से फैक्टर्स जो है ओजोन डिप्लीशन और क्रिएशन को इफेक्ट करते हैं। तो आपकी नेचुरल प्रोसेसेस में क्या आ जाएगा सबसे पहले, फिर ये मैन मेड है, हाँ ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस में क्या आ जाएगा आपकी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो कन्वर्जन होता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है जब वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है ड्यू टू सोलर एक्टिविटी या लाइटनिंग की वजह से, तो इससे क्या होता है आपकी जो ओजोन डिप्लीशन है उसमें ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती है तो वहाँ पे जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लेना, इसमें से यहाँ पे आपके आता है फिर एंथ्रोपोजेनिक में आपकी अलग अलग हाइपोथेसिस दे रखी है, क्लोरीन की, सल्फेट की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की। देखो क्लोरीन हाइपोथेसिस सिंपली क्या कहते हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना, सिंपली क्या कहती है आपकी जो क्लोरीन है अब वो स्ट्रेटोस्फेयर में किसी तरीके से पहुंच गया तो ऑब्वियसली वो जो रिएक्शन चल रही थी उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और वहाँ पे वापस से ओजोन फॉर्मेशन होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आपकी सल्फेट हाइपोथेसिस है, ये भी यही कहते हैं कि जो सल्फेट एरोजोल्स हैं जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन से या कहीं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो आए हैं वो भी आपके क्या हैं एक्यूमुलेट होते हैं एटमॉस्फेयर में ऑल लैटिट्यूड्स पे बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ इस रेंज में, और ये बेसिकली क्या करते हैं फिर आपकी इनकी कंसंट्रेशन आपकी ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी यही कहते हैं कि जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहे किसी भी रीज़न से एमिट हो रही है, सुपरसोनिक जेट्स जो चलते हैं इतनी हाइट पे, तो उनसे भी जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो रिलीज़ हो रही है वो भी आपकी जब ओजोन लेयर तक पहुंचती है तो उनको डिप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आपकी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हाइपोथेसिस है, ये सिंपली क्या कहती है कि जब आपकी जो पोलर वॉर्टेक्स है, ठीक है, पोलर वर्टेक्स है यानी एक तरीके से जो आपकी वॉर्टेक्स है, स्क्वेलिंग व्हील मतलब भंवर सा, एक मतलब ट्रैप नहीं हो जाती, हवा घूमती रहती है, तो पोलर एरियाज़ में ऐसे हवा जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, तो वो बेसिकली क्या होती है उसके अंदर आपके जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, और जब वहाँ पे सनलाइट पड़ती है उसकी प्रेजेंस में तो वो वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे आपकी ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है, ठीक है। इसको ना इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, मैं इसका एक वो भेज दूँगी, ठीक है, चारों पॉइंट्स का शॉर्ट में कितना लिखना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत डीपली एनालाइज कर रखा है, इतना नहीं करना, बट इतना समझ लेना किसी भी तरीके से आपका क्लोरीन या सल्फेट या फिर आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या फिर आपके जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो बन रहे हैं वो सब क्या है, वो हेल्पफुल होते हैं इन ओजोन डिप्लीशन, या उसकी क्रिएशन को प्रोहिबिट करेंगे या उसकी डिस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होते हैं, किसी भी तरीके से वो ओजोन डिप्लीशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं ओजोन डिप्लीशन अगर हो गया तो ऑब्वियसली वो लेयर वहाँ से हट गई तो ज़्यादा सनलाइट जो है वो एंटर करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और उसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग के आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेज लिखते हो वो इसमें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके लिए बस आपको याद रखना है एक तो वही है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अल्टरनेटिव्स ढूंढो, उनको जितना कम हो सके उतना यूज़ करो। उसके बाद आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए आपकी कुछ कन्वेंशन है, जैसे आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, सबसे पहले आपकी वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में, ठीक है। उसके बाद आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि CFC की बजाय आप HFC को यूज़ करो। फिर बाद में उसके बाद किगाली एग्रीमेंट, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में हुई थी। उसके बाद किगाली एग्रीमेंट हुआ था जिसमें आपकी HFC को भी प्रोहिबिट करने की बात कही गई है कि HFC को हटाओ और इसकी जगह HFO या फिर बाकी अल्टरनेटिव्स को लेके आओ, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशंस में आ जाएगा। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स आप कर सकते हो कि इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्लाइमेट पे क्या होंगे। ऑब्वियसली अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो आपकी ज़्यादा सनलाइट एंटर कर पाएगी तो थर्मल कंडीशंस चेंज होगी। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है और अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या होगा, बट स्टिल कुछ एस्टिमेट्स हैं हमारे। जैसे
वीकनिंग ऑफ ओजोन लेयर जब होगी तो लेस एब्जॉर्प्शन होगा ऑफ द यूवी रेज रेडिएशंस एंड हैंस मोर यूवी रेज विल रीच द अर्थ एंड टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। एक दूसरे लोग जो दूसरे कुछ ग्रुप है वो क्या कहते हैं कि हीटिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से क्या होगा, विल बी रिड्यूस एंड बिकॉज ऑफ रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेज। जो आपकी यूवी रेज है वो कम एब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर भी जो होगा वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि देखो जब हम करते हैं, जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को करते हैं, यहाँ पे आपकी अर्थ है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जब आप जाते हो तो हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, बट हमने स्ट्रेटोस्फेयर में देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है आपकी ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर जो सनलाइट को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही है उसकी वजह से यहाँ पे गर्म होने लगता है। तो ये वाली हाइपोथेसिस यही कहती है कि क्या होगा अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा यूवी रेज एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होगा बिकॉज ऑफ द लेस थर्मल रेडिएशंस फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से कम थर्मल रेडिएशंस आएंगे, बट ये जो है बेसलेस है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो पहले वाला इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि हाँ ये होगा, बट पहले था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट अब हमें पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। आइस मेल्ट शुरू हो जाएंगी, सबमर्जेंस ऑफ द सी लेवल राइज होगा, वही जो क्लाइमेट चेंज का करा था ना, वही सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, वही है स्किन पे पड़ता है तो स्किन कैंसर होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, कैटरेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी ओजोन जो है वो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे रिजल्ट इन स्मोक ड्यू टू इंक्रीज फोटोकेमिकल प्रोसेसेस कॉन्सिक्वेंट अपॉन अल्ट्रावायलेट रेज पासिंग थ्रू द ट्रोपोस्फेयर वुड एडवर्सली इफेक्ट द एडवर्सरी सिस्टम। और अगर वो किसी तरीके से आपके ट्रोपोस्फेयर में एंटर करेगी तो आपकी रेस्पिरेटरी डिजीजेज होते हैं, और ट्रोपोस्फेयर की जो ओजोन है वो तो है ही हार्मफुल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट इतना चेंज फील करेगा तो आपकी फूड शॉर्टेज, फूड सिक्योरिटी इशूज़ ये सब आएंगे। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या होगा, इतना टेम्परेचर राइज करेगा तो फोटोसिंथेसिस उसमें चेंज आएगा, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो प्लांट्स की जो वाटर को यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना। गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं, सर्दियों में हम कम पीते हैं, क्योंकि हमारा इवेपोरेशन इतना नहीं हो रहा बॉडी में से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में चेंज आएगा, आपकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सॉइल मॉइस्चर जो है उसमें चेंज आएगा, मतलब ये कर लेना, ठीक है। उसके अलावा और क्या है आपका, बस इतना ही है, सारे पॉइंट्स कर लेना कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, अगर इसके बाद कुछ समझ नहीं आया है, ये रिवीजन क्लास है, मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं करा सकती, और अगर इसके बाद आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर पूछ सकते हैं एग्जैक्टली मैम इस पेज पे मुझे ये वाला पैराग्राफ्स नहीं समझ आ रहा है, एक बार दोबारा करा दो, ठीक है। और जो एक ये वाला दोबारा कर लेते हैं, एक सेकेंड।